यस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक है जी आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो चलें जी, विदाउट एनी डिले मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आज का लेक्चर मेरा यूट्यूब रिकॉर्डेड लेक्चर है। और पहले तो आप सबको मुबारक हो कि आपकी यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं। और फिर शायद कुछ लोगों के लिए अच्छी बात ना हो, लेकिन जब बंद थी तो आप सब कहते थे कि ये खुली क्यों नहीं, और अब खुल गई हैं तो आप कहेंगे जी क्यों खुल गई। तो चले जी, बट स्टिल मुबारक हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तो हम इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह, और लेट्स सी व्हाट द शेड्यूल कम्स आउट टू बी। लेकिन आज ये मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। इसके बारे में कोई जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं यूट्यूब पे जब अपलोड करूंगा तो वहां पे आप अपनी अटेंडेंस भी मार्क करेंगे कमेंट्स में, और क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आप उधर भी कर सकते हैं, मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी तब भी हम कर सकेंगे, ठीक है? तो सेव ऑल दोस क्वेश्चंस if you want to ask them in person. Varna, we have all sorts of medium, the social media and the internet to share those questions. So chale ji, let's start the next topic. And हमने CSR पढ़ लिया था पिछली दफा, मैंने उसके आपके साथ काफी शेयर भी किए थे क्वेश्चंस, केस स्टडीज भी शेयर की थी हमने, और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी किए थे। और फाइनली जो हमारा अगला टॉपिक है, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द कॉन्टेक्स्ट, वो है स्टेक होल्डर्स का। आप अभी तक इतनी दफा मेरे से स्टेक होल्डर के बारे में सुन चुके हैं कि स्टेक होल्डर हमने उस तरह से डिटेल में भी पढ़ा नहीं स्टेक होल्डर्स को। हाँ, हमें एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है कि स्टेक होल्डर क्या होते हैं, बल्कि शायद आप में से अभी कुछ लोगों को तो स्टॉक और स्टेक होल्डर में भी फर्क ना पता चला हो। हालांकि चल जाना चाहिए, यू आर इन 6th सेमेस्टर, बट स्टिल स्टेक होल्डर और स्टॉक होल्डर के दरमियान क्या फर्क है, स्टेक होल्डर होता क्या है, टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, और इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो स्टेक होल्डर इतनी दफा जो आप सुनते आए हैं वो है क्या जी? स्टेक होल्डर इज एनीवन हु हैज अ स्टेक इन द कंपनी। अब ये स्टेक का क्या मतलब है जी? Steak is not the beef steak or the chicken steak that we all love to eat. This steak means, this is the English word which is used as a synonym for interest. So steak is an interest, and what sort of interest वो भी चले आगे देखते हैं। लेकिन any person who has an interest in the company of any sort, who has his aspirations, his decisions, even his emotions attached with the company is a stakeholder. तो ऐसा बंदा जिसकी जो कंपनी के साथ किसी ना किसी फॉर्म में अपने आप को अटैच करता हो, वो एक स्टेक होल्डर कहलाता है। अब ठीक है जी, अटैचमेंट तो ठीक है, इंटरेस्ट तो है। अब वो इंटरेस्ट किस तरह का हो सकता है? सो नंबर वन इंटरेस्ट दैट अ पर्सन कैन हैव इन अ कंपनी इज फाइनेंशियल इंटरेस्ट। उसको कंपनी से कोई माली फायदा मिलेगा। एंड द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ सच स्टेक होल्डर्स आर, जो उनके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको माली फायदा मिलता है, इन्वेस्टर को माली फायदा मिलता है, इवन एम्प्लॉइज को भी तनख्वाह मिलती है। तो ये उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट अटैच्ड हैं कंपनी के साथ। उनको दिलचस्पी है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में, क्योंकि उनकी अपनी फाइनेंसेस आर अटैच्ड विद द कंपनी। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल के अलावा सोशल स्टेक्स होते हैं कि ओवरऑल कोई चाहता है कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है जानना चाहता है, क्योंकि फाइनेंशियल तो नहीं लेकिन वो वैसे एक सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल द एनजीओज, द मीडिया, और आपने देखा ना मीडिया अभी फैक्ट्रियों में घुस जाता है, हालांकि उनका ऐसा कोई फाइनेंशियल, हाँ एक इनडायरेक्ट फाइनेंशियल गेन होगा, बट स्टिल उनका कोई फाइनेंशियल गेन नहीं होता। अच्छा, फिर इसी तरह कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल द कस्टमर्स एंड द सर्टिफिकेशंस, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज होती हैं, आईएसओ एटसेट्रा, गवर्नमेंट्स, उनका प्रोडक्ट के अंदर भी। अच्छा, फिर गवर्नमेंट्स का प्रोडक्ट में भी होता है, फाइनेंशियल भी होता है, टैक्सेस उन्होंने लेने होते हैं। इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है गवर्नमेंट का, क्योंकि वो इकोनॉमीज डिपेंड कर रही होती है कंपनीज की परफॉर्मेंसेस के ऊपर।
तो वो इंटरेस्टेड इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती हैं। तो ये आपने देखा कि इस तरह के और भी बहुत से आप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली कुछ लोगों का मेंटल ही होता है, यानी एक वर्चुअल, मेंटल या स्पिरिचुअल स्टेक भी हो सकता है जी, ठीक है, किसी भी कंपनी का, किसी भी इंसान का, एंटिटी का। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी कितना पोल्यूशन, सॉरी, इन्वायरमेंट जो है वो भी एक स्टेक होल्डर है कि पोल्यूशन कितना प्रोड्यूस कर रही है कंपनी, नॉइज कितना है इस कंपनी से, एमिशन लेवल्स कितने हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक्स हैं, इंटरेस्ट्स हैं जो किसी स्टेक होल्डर के, इंटरेस्टेड पार्टी के हो सकते हैं कंपनी के अंदर। Now, this was an overview of the stakeholders and the different types of stakes that they have in the company. अब कंपनी को इनके बारे में क्या करना है, हम इससे पहले जो CSR में पढ़ चुके हैं वो यही हमने पढ़ा है कि the company should now approach a stakeholder, now adopt a stakeholder approach. इसका मतलब है कि कंपनी should cater the needs, the wants and the interest of different and a variety of stakeholders, not only one stakeholder। जो पहले क्या होता था, सिर्फ स्टॉक होल्डर यानी शेयर होल्डर के बारे में ही सोचा जाता था, लेकिन अब वैरायटी ऑफ स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचना चाहिए कंपनी को। दिस इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ स्टेक होल्डर्स। फिर मल्टीपल स्टेक होल्डर थ्योरी आपने पढ़ी, ज्यादा से ज्यादा को कमोडेट कर। एक है शेपर ऑफ द सोसाइटी थ्योरी, वो भी आपने पढ़ी कि सोसाइटी को पूरी को एज अ होल ही कंपनी ने बनाना है बेहतर, तो इस तरह हमें सोचना चाहिए। तो ये तो डिफरेंट अब पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जो आजकल चल रहे हैं। CSR, द होल ऑफ द CSR इज एक्चुअली a debate on the role of the companies towards the stakeholders, क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही पुराना सवाल जो पता नहीं क्यों आया हुआ है आप लोगों के जहन में और कहाँ से आ गया है। पहली बात तो ये जहन में, शायद हमें थोड़ी हमारी अंग्रेजी वीक है इसीलिए नहीं समझ आई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड स्टॉक होल्डर। ऐसी ऐसी हमने अजीब अजीब बोंगियां सुनी है इसके जवाब में कि मैं क्या बताऊं आपको। भाई, स्टेक होल्डर इज एनी पर्सन हु हैज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी, एंड हु इज अ स्टॉक होल्डर? अ स्टॉक होल्डर इज अ शेयर होल्डर। बेसिकली शेयर होल्डर का ही नया नाम है स्टॉक होल्डर ना। तो वो स्टॉक और स्टेक की वजह से ना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा जी, स्टॉक होल्डर is also one of the stakeholders. Stakeholder is a very broad term. Stockholder is just one of those stakeholders. Perhaps the biggest, probably it's very debatable कि स्टॉक होल्डर जो है वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, शायद सबसे बड़े हैं। बिल्कुल जी, मान सकते हैं हम, डिबेट हो सकती है इसमें। आर्ग्यूएबली दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स, बट दे आर जस्ट वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। बाकी तमाम, जिसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी, और भी एग्जांपल्स दे देता हूँ। कंपनीज, द गवर्नमेंट्स, द यूनियंस, NGOs, द एनवायरनमेंट एंड द सप्लायर्स, द कस्टमर्स, द मीडिया, ये सब जो है ये क्रेडिटर्स, और कोई भी चीज जो आपके साथ वाबस्ता है किसी भी सूरत में, वो आपका स्टेक होल्डर है। उनमें से एक, दो के बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, लेकिन स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर एक स्टेक होल्डर ही है जिसका फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल स्टेक है बहुत बड़ा कंपनी के अंदर। सो आज ये डिबेट हमेशा के लिए खत्म हो जानी चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड स्टॉक होल्डर। तो बेटा, स्टेक होल्डर इज अ ब्रॉड टर्म, स्टॉक होल्डर इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। एंड ये पता नहीं किसने ये बात निकाली है। हम जब स्टूडेंट्स, हमने भी दो लोगों से सुनना तो बड़ा परेशान हो जाना कि जी स्टॉक होल्डर स्टेक होल्डर नहीं होते, ठीक है, या स्टेक होल्डर जो है वो स्टॉक होल्डर नहीं होते। सो आज के बाद ये बहस हमेशा के लिए खत्म हो जानी चाहिए, इस पे आपने मजीद नहीं कभी भी आर्ग्यू करना। क्लियर? नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग these stakeholders one by one. सबसे पहले, the most important type of stakeholder is the stockholder,
As discussed, the stockholder is someone who has a financial stake in the company in the form of their investment. उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, कंपनी अच्छा करेगी बुरा करेगी, उनका एक बराह रास्त ताल्लुक है कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ। सो स्टॉक होल्डर्स के बारे में कुछ और जानते हैं कि स्टॉक होल्डर्स के कुछ राइट्स और ड्यूटीज भी हैं टुवर्ड्स द कंपनी। और यहाँ पे मैं जब बात करूंगा तो मैं टुवर्ड्स द कंपनी में मेरा मतलब है कि मैं एथिक्स के ऊपर, क्योंकि हमारा टॉपिक है बिजनेस एथिक्स, तो मैं एथिक्स के ऊपर ही फोकस करूंगा ज्यादातर कि एथिकली क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं। राइट्स तो जनरल राइट्स है, ड्यूटीज की जब बात आएगी तो एथिक्स को लेके क्या ड्यूटीज हैं स्टेक शेयर होल्डर्स की, स्टॉक होल्डर्स की, ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सो मूविंग ऑन, so starting with the stockholder rights. What are the rights of the stockholders or the shareholders? मैंने जिस तरह मैं बता दूं, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है। अच्छा, सो राइट्स ये आपने बार बार पढ़ा होगा, आपने I2B में भी पढ़ा होगा या कंटेम्प्रेरी बिजनेस में बार बार ये बात आपने पढ़ी होगी। स्टॉक होल्डर्स के कुछ राइट्स हैं शेयर होल्डर्स के, इनमें सबसे पहला राइट है जी वोटिंग पावर का। एवरी शेयर होल्डर हैज अ वोट and they have the power to vote on different resolutions of the company. They have the power to vote and elect the directors of the company जो कंपनी चलाएंगे। तो जहाँ पे भी कोई चेंज करना हो आर्टिकल्स में, मेमोरेंडम में या किसी भी फॉर्म का हमने कोई डिसीजन लेना हो तो वो वोटिंग के थ्रू भी किया जा सकता है। सो वोटिंग इज द बिगेस्ट राइट एंड द पावर ऑफ द शेयर होल्डर। अच्छा, अब वोटिंग के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं। यहाँ पे चले दो तीन बातें आपने शायद पढ़ी हो, मैं फिर भी आपके साथ थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ कि वोटिंग में सबसे पहले तो रेजोल्यूशंस पास की जाती हैं, ठीक है। और रेजोल्यूशंस इस तरह पार्लियामेंट में भी आपने सुना होगा कि रेजोल्यूशंस पास की जाती हैं और वो पेश की जाती हैं और वो पास होती हैं या रिजेक्ट हो जाती हैं। सो रेजोल्यूशंस क्या होती हैं? रेजोल्यूशन इज एन आइडिया और अ प्लान और एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन दैट नीड्स अप्रूवल, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। तो वो मीटिंग्स में या जहाँ पे भी मौका बनता है सेशन में वो पास की जाती हैं और उन पे वोटिंग होती, वो प्रेजेंट की जाती है, उन पे वोटिंग होती है और उनको पास या रिजेक्ट किया जाता है। दो किस्म की रेजोल्यूशंस होती हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशंस। Ordinary resolution is any resolution that needs 50 or more% of votes in order to pass. एक छोटा सा काम, फॉर एग्जांपल या डायरेक्टर्स इलेक्ट करने हैं, वो तो खैर मेजोरिटी हो जाएगी, बस यस और नो में मेजोरिटी जहां पे चली गई 51% वोट्स जहां पे चले गए वो पास हो जाएगी। सो दिस सॉर्ट ऑफ रेजोल्यूशन इज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये छोटे छोटे जो रोजमर्रा के वोटिंग होती है उनमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही पास की जाती हैं। फिर कुछ होती है स्पेशल रेजोल्यूशंस जिनके लिए 75% ऑफ द मेजोरिटी इज नीडेड। आपने ये पार्लियामेंट में पढ़ा होगा जी 2/3 मेजोरिटी, 2/3, वहां पे 2/3 की स्पेशल रेजोल्यूशन है। कंपनीज में 3/4 की स्पेशल रेजोल्यूशन है, यानी यू नीड 75% ऑफ द वोट्स टू पास सम पर्टिकुलर। अब ये कौन सी हैं? ये पहले से डिफाइंड होंगी आपके आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के अंदर कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है और कौन सी ऐसी बातें जिसमें हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि अगर कंपनी ने अपने मेमोरेंडम के अंदर चेंज करना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंज करना है, तो अमूमन द कंपनीज नीड अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, इसी तरह और भी हो सकती है जो कंपनी ने डिसाइड किया हो। तो ये एक दो बात पता चल गई आपको। अच्छा, फिर जो वोटिंग है वो दो किस्म की होती है भाई, एक होती है पोल और एक होती है शो ऑफ हैंड। ठीक है जी, ये दो किस्म की वोटिंग होती है। पोल एक ऐसी वोटिंग है
जिसमें 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। आपके पास अगर 10 शेयर है तो आपके 10 वोट है। आपके पास अगर एक मिनट, आपके पास अगर 10 वोट है तो आपके पास 10 वोट है। तो ये जितनी आपकी परसेंटेज या प्रोपोर्शन या शेयर्स हैं उतने ही आपकी वोटिंग ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आपके पास 100 शेयर और आप वोट डालते हैं अपना किसी चीज के हक में या उसके अगेंस्ट, तो वो आपके 100 वोट कंसिडर किए जाएंगे। अच्छा, दूसरा है शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड में इररिस्पेक्टिव ऑफ द वोट 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट। जो लोग उस टाइम मीटिंग में मौजूद हों वहां पे शो ऑफ हैंड करें और वो वोटिंग वहां पे कर दी जाएगी। अमूमन ऐसा ना शेयर होल्डर मीटिंग्स में नहीं होता, बल्कि बोर्ड मीटिंग्स में होता है कि वहां पे एवरी डायरेक्टर इज इक्वल इन टर्म्स ऑफ राइट एंड स्टेटस। तो वहां पे शो ऑफ हैंड ज्यादातर चलता है, लेकिन जब भी शेयर होल्डर की वोटिंग होती है वहां पे पोल ही चलता है। ठीक है, शेयर होल्डर मीटिंग में पोल 1 वोट इज 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट एंड इन शो ऑफ हैंड 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट। ओके, अच्छा चलें, वोटिंग पावर के साथ साथ एक ऑटोमेटिक राइट जो शेयर होल्डर्स के पास होता है वो है प्रॉक्सी का। प्रॉक्सी मींस दैट इन एनी केस if the shareholder is not able to attend the meeting and cast vote directly, they can give the authority, the power, the attorney to any one person or group or entity to cast the vote on their behalf। यानी आप ये एक जिसको कहते हैं ना हम उर्दू में मुख्तारनामा और अंग्रेजी में हम कहते हैं जिसको अथॉरिटी लेटर या पावर ऑफ अटर्नी, यहाँ पे पावर ऑफ वोट होता है कि मेरा वोट जो है वो इसके वोट के साथ होगा। इसका ये मतलब नहीं अगला कह के डालेगा कि जी मैं फला बंदे का वोट भी डाल रहा हूँ, नहीं। अगले ने, आपने प्रॉक्सी फॉर्म फिल करके किसी को किसी के नाम कर दिया, वोट आपके पास थे 10 शेयर, उसके पास थे, उसके पास भी 10 शेयर थे। तो अब जब वो किसी को वोट डालेगा तो 10 + 10 20 वोट वो कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि उसके पास ऑटोमेटिकली आपके शेयर्स का भी राइट है। तो वो जहां वोट करेगा आपके शेयर्स भी उसके साथ ही चले जाएंगे। तो ये होती है जी प्रॉक्सी, और इसके लिए पहले से एक फॉर्म मिलता है, वो आपको चूज करना पड़ता है। अमूमन क्या होता है कि कुछ बड़े ग्रुप्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं, वो क्योंकि बेटा देखें वो लाखों की तादाद में होते हैं और उनके लिए आना जाना बहुत मुश्किल होता है। कंपनी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको अकोमोडेट करना किसी फॉर्म में। इतना बड़ा हॉल तो किसी के पास नहीं होगा कि अगर लाखों लोग आ जाएं, ठीक है, तो फिर तो पूरा वो ग्राउंड ही आपको बुक करना पड़ेगा मीटिंग के लिए, तो इट्स नॉट मैनेजेबल। तो कंपनीज भी इस बात को इनकरेज करती हैं, शेयर होल्डर्स भी, तो वो बड़े ग्रुप्स को जिसके साथ वो समझते हैं कि हमारी थिंकिंग मिलती है, वो किसी बड़े शेयर होल्डर को या ग्रुप को अपना प्रॉक्सी दे देते हैं। The second right of the stockholder is the right of meeting। मीटिंग अटेंड करने का राइट, मीटिंग के नोटिस मिलने का राइट। हर शेयर होल्डर ख्वाह उसके पास एक भी वोट है, उसको जर्नल मीटिंग जो होती है उसका इनविटेशन होना चाहिए और उसको उसके पास राइट है। अगर वो आए मीटिंग अटेंड करना तो आप उसको रोक नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि भाई तेरा तो एक वोट है बस तू जा, तेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तेरी कोई फायदा ही नहीं है मीटिंग का, तो ऐसा नहीं आप कह सकते। दे हैव द राइट टू अटेंड द मीटिंग and also to get the notice regarding the meeting। Then every shareholder is an owner of the company। shareholder का मतलब स्टॉक होल्डर बेटा एक ही बात है, ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो every stockholder has the right is the owner of the company and they also have the right to transfer this ownership। आप उन पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते कि आपने अब शेयर खरीद लिया अब आप 100 साल से पहले शेयर नहीं बेच सकते, नहीं जी। वो चाहे तो अगले मिनट ही शेयर बेच दे अपना स्टॉक मार्केट में, या जैसे भी अगर प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह है तो वो भी अपना शेयर जो है ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, बिल के मुताबिक। तो ऐसा नहीं रोका जा सकता किसी को। एवरी ओनर हैज द राइट टू ट्रांसफर द ओनरशिप। अच्छा, फिर डिविडेंड, प्रॉफिट किसके लिए कमा रही है कंपनी? शेयर होल्डर्स के लिए कमा रही है। तो दे हैव द राइट ऑन द डिविडेंड ऑफ द कंपनी। द कंपनी कैन पे द डिविडेंड, मतलब शुड तो नहीं कह सकते, कोई लॉ नहीं है जो कंपनी को फोर्स करेगा डिविडेंड के लिए। एवरी कंपनी कैन पे डिविडेंड।
एंड एवरी शेयर होल्डर हैज द राइट टू रिसीव द डिविडेंड, जितना भी दे कंपनी उसकी मर्जी है जी। फिर हाँ जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, the shareholders have the right to inspect the documents of the company, and by documents the documents which mainly are inspected by the stockholders are the financial statements, balance sheet, income statement, cash flow statement। ये अमूमन शेयर होल्डर्स इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, उनको ये दी जाती है, they have the right, by law they have the right to receive the financial statements, the annual statements जिसको आप कहते हैं of the company, ये उनको मिलनी चाहिए और वो कभी भी चाहें तो वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक है कंपनी का, वो दे हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट, आप रोक भी सकते हैं उनको। अच्छा, फिर उसके बाद जी एवरी स्टेक होल्डर हैज द स्टॉक होल्डर हैज द राइट टू सू द कंपनी फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स। ये भी चने छोड़े, इसको पता ही है, सबको सू कर सकते हैं। एंड फाइनली प्रीएम्प्टिव राइट, ये थोड़ा शायद आपके लिए टेक्निकल है, पढ़ा होगा आपने जरूर, लेकिन मैं फिर बता देता हूं कि whenever the company issues new shares, the shareholders, the existing stockholders, they have the right to buy the shares first। यानी अगर कंपनी को पैसे चाहिए और 100 शेयर्स उसने इशू करने हैं, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर कराई जाएगी कि आप खरीद लें वो शेयर। इसको राइट्स इशू भी आपने सुना होगा इसका नाम। तो दिस इज द प्रीएम्प्टिव राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स, यानी कि उनको सबसे पहले पूछा जाए, अगर वो ना करें तो आप मार्केट में जाएं और लोगों को बेचें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जी शेयर होल्डर्स की ड्यूटीज भी हैं। ड्यूटीज में अवेयरनेस, एक्टिविज्म, डेमोक्रेसी। अब इसमें ना एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो स्टॉक होल्डर्स को अवेयर होना चाहिए कंपनी की पॉलिसीज के बारे में, डिसीजन मेकिंग के बारे में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स को पता नहीं होता जो आपस की बात है, ड्यू टू XYZ रीजंस। वो दूर होते हैं या छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कंपनी एटसेट्रा एटसेट्रा, दे आर नॉट अवेयर, usually not aware, and if they are not aware, they are not active, and if they are not active, they are not going to be part of democracy, यानी वोट नहीं करेंगे। अच्छा, उनकी ड्यूटी है कि पहली बात ये अवेयर हों, ये देखें कि कंपनी में क्या हो रहा है, और साथ साथ ये भी देखें कि कंपनी में कुछ अनएथिकल तो नहीं हो रहा। अच्छा, अगर उनको लगे कि कंपनी में कुछ सही नहीं हो रहा या कुछ अनएथिकल हो रहा है, they have the duty to raise their voice against it, they have the duty to रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इट। कहां पे रेज करेंगे जी, मीटिंग्स में करेंगे, वैसे जाके मिलेंगे उनसे, और किनसे, मैनेजमेंट से, डायरेक्टर से, या बड़े शेयर होल्डर्स को कन्विंस करेंगे कि यार आप देखिए जरा ये क्या हो रहा है, तो इस चीज को आप रोकें। और अगर वो फिर भी ना माने कोई, तो आप इंतजार करें जी वोटिंग का, आप इंतजार करें वोटिंग का, और जब मौका मिलेगा वोट करने का, आप वोटिंग के थ्रू कोई रेजोल्यूशन को पास कर दें, या किसी रेजोल्यूशन को प्रेजेंट कर दें कि ये कंपनी में सही नहीं हो रहा, इसके ऊपर हम ये रेजोल्यूशन लाते हैं। या अगर डायरेक्टर्स आपको लगता है कि दे आर नॉट वर्किंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और दे आर नॉट वर्किंग एथिकली, so you can also remove those directors। आप उन डायरेक्टर्स को रिमूव भी कर सकते हैं, कैसे, थ्रू स्टॉक होल्डर डेमोक्रेसी, वोटिंग के थ्रू। ये ड्यूटी भी है, वोटिंग जो है वो राइट भी है और वोटिंग ड्यूटी भी है शेयर होल्डर्स की। तो उनको वोट करना चाहिए, उसके बारे में सबसे पहले तो अवेयर होना चाहिए, फिर एक्टिवली उसको बोलना चाहिए। अगर बोल बुढ़ाने से ही ठीक हो जाए तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं तो दे शुड वोट फॉर इट। एंड इवन इफ दे वोट कैनॉट मेक एनी डिफरेंस, छोटा शेयर होल्डर है या मिला के वो इतने बड़े नहीं बनी तादाद कि वो रेजोल्यूशन प्रेजेंट कर सकें या पास कर सकें, सो फाइनली what they can do is, what they should do is that they should end their investment in the company by selling it, by forfeiting it, etc। वो बेच के इस कंपनी के शेयर्स को आगे बढ़ जाए, वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ही ना करें, शेयर्स ही ना उसके रखें जो कि अनएथिकल है या उसके अंदर कोई प्रैक्टिसेस, मैल प्रैक्टिसेस चल रही है। तो हर दरवाजा जब खटखटा लिया, आखिरी दरवाजा क्या है कि दरवाजे से बाहर निकल
अगर कोई नहीं खोल रहा तो आप मेन गेट से ही बाहर निकल जाएं। So these were the stockholder rights and duties, shareholder rights and duties. ये तो थे shareholders, the biggest shareholder stakeholders of the company. Now moving on towards the types of stakeholders, जो कि जिनमें शेयर होल्डर्स भी उनमें आ सकते हैं। ये कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हम कैटेगराइज करते हैं शेयर होल्डर्स को, ये टाइप्स हैं। ये आपके सामने टाइप्स मैं पढ़ रहा हूँ, इनके साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, हम अपनी भी साथ साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो नंबर 1 टाइप या कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स इज इंटरनल और एक्सटर्नल। सो इंटरनल स्टेक होल्डर्स वही, जैसे कि मैंने भी बोलने लगा था, एज द नेम सजेस्ट कि कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मौजूद होते हैं। अब अंदर मौजूद होने का क्या मतलब है? अंदर मौजूद होने का मतलब ये नहीं, ये कंफ्यूजन ना आपके अंदर आए कि वो कंपनी के ऑफिस के अंदर मौजूद होते हैं, दैट दे आर प्रेजेंट इन द प्रेमिसेस ऑफ द कंपनी। तो प्रेमिसेस की हम बात नहीं कर रहे, फिजिकल प्रेजेंस की बात नहीं हो रही। इनसाइड द कंपनी मींस दे आर इन्वॉल्व्ड इन द functioning of the company. They are responsible for the running of the company. They are directly affected by the company, by the decisions of the company. ये होते हैं internal. Example, दो ही examples हमारे जहन में आते हैं जब हम internal stakeholders की बात करते हैं। Number 1, the employees, the management of the company, and number 2, the shareholders of the company. ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं, यानी इनकी, और ये डायरेक्टली इफेक्ट करते भी हैं, ना सिर्फ होते हैं बल्कि ये डायरेक्टली इफेक्ट करते भी हैं। दे आर इनसाइड द कंपनी, यानी दे आर इनसाइड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अच्छा, सिमिलरली external stakeholders again are the opposite of the internal stakeholders, and they are the people or the organizations or entities which do not exist within the company, and they are not affected directly with the decisions of the company, and neither do they affect directly। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खैर हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी के बाहर मौजूद होते हैं। अब बाहर का मतलब ये नहीं कि वो कंपनी के ऑफिस से बाहर है, कई एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आगे कंपनी के अंदर भी बैठ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आगे कंपनी के अंदर भी बैठ सकता है जी, कंपनी फैक्ट्री के अंदर जा सकता है, कंपनी के ऑफिस में फिर सकता है, क्रेडिटर आ सकता है, सप्लायर आ सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इंटरनल हो गए, ठीक है। लीगली दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, so they are called external stakeholders. So this was the classification on the basis of internal or external. अच्छा जी, फिर हमारे पास है प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स। प्राइमरी स्टेक होल्डर्स आर दो स्टेक होल्डर्स जिनका अफेक्ट कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा होता है और उनका इंटरेस्ट भी कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा होता है। दे आर द क्लोजेस्ट स्टेक होल्डर्स, जो कंपनी के साथ बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं, और क्लोजनेस का यहाँ पे मतलब है कि दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द कंपनी, और वो कंपनी के साथ बराह रास्त अपने आप को एसोसिएट करते हैं। दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द कंपनी एंड द प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। Whereas the secondary stakeholders, उनका अफेक्ट कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा, कंपैरेटिवली ज्यादा नहीं होता। So it is the effect, or you can also say the interest, level of interest of the stakeholder that defines them to be primary or secondary. प्राइमरी का अफेक्ट और इंटरेस्ट ज्यादा होता है, सेकेंडरी का अफेक्ट और इंटरेस्ट थोड़ा होता है। प्राइमरी की एग्जांपल जी शेयर होल्डर, उसका अफेक्ट भी बहुत ज्यादा है उसके काम का, और उसका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है कंपनी के अंदर। सेकेंडरी में फॉर एग्जांपल मीडिया या ट्रेड यूनियंस, ठीक है ना, वो इतने इंटरेस्टेड होते हैं कंपैरेटिवली, होते सारे इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट नहीं तो फिर स्टेक होल्डर थोड़ी हुआ। और दूसरा ना वो इतने
इंपॉर्टेंट या अफेक्ट करते हैं कंपनी की डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी को। इसके बाद अगले हैं जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यार ये नेम एज द नेम सजेस्ट, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो कंपनी के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, मतलब उसकी डिटेल्स तक इन्वॉल्व होते हैं, कंपनी की डेली रूटीन एक्टिविटीज के अंदर भी शामिल होते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग के अंदर, वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स होते हैं। एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, दे आर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कि कंपनी की डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पता। कस्टमर्स, आपको बीइंग अ कस्टमर बिल्कुल भी नहीं पता कि एक कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। आपको बस उसके प्रोडक्ट का पता है, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, कैसे वो चीज बन रही है। मतलब रेस्टोरेंट्स में हम खाना खाते हैं जी, बड़ा मजे का खाना है, बाजी क्या बात है, अंदर क्या हो रहा है वो हमें अब जाके पता चलता है। तो हमें तो पता ही नहीं कि ये रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर क्या हो रहा हो, किस तरह खाना बन रहा है, क्या कौन कौन से एम्प्लॉइज है एक्सेट्रा। तो ऐसे ये डिस्टिंक्शन है बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट शेयर होल्डर्स। देन नैरो एंड वाइड स्टेक होल्डर्स। नैरो, अच्छा यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी से ये ना वाइस वर्सा है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी में हम देख रहे थे कौन कितना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे है कि कौन कितना ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। वो स्टेक होल्डर जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं कंपनी की डिसीजन मेकिंग के ऊपर, वो डिसीजन मेकिंग से वो नैरो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी क्या करती है क्या नहीं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी, इस पे सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे शेयर होल्डर्स। एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, ठीक है, या बड़े कस्टमर्स और बड़े सप्लायर्स, उन वो भी डिपेंड करते हैं आपकी कंपनी के ऊपर, बड़े अगर। लेकिन इसके बरक्स छोटा कस्टमर, छोटा सप्लायर, ये एग्जांपल्स हैं हमारी वाइड स्टेक होल्डर्स की। गवर्नमेंट, क्या अब एक कंपनी आपकी खत्म भी हो जाए, जितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, अगर वो खत्म भी हो गई, डिसॉल्व भी कर गई, तो गवर्नमेंट्स पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, कम्युनिटी पे फर्क तो पड़ेगा लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा, एनवायरनमेंट पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर कलेक्टिवली देखा जाए। सो दीज आर वाइड स्टेक होल्डर्स। नैरो एंड वाइड स्टेक होल्डर्स आर डिपेंडिंग, it depends on the effect the company has on the stakeholders, the level of effect the stakeholders experience through the decisions of and the workings of the company. अच्छा, फिर एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि कंपनी के कामों के अंदर एक्टिवली उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, या उनको कंपनी के अंदर एक एक्टिव इंटरेस्ट होता है, ठीक है, रेगुलरली उनको एक इंटरेस्ट होता है। अब यहाँ पे ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से थोड़ा सा ही कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्लैरिफाई मैं कर देता हूँ कि इनमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो जो डायरेक्ट है वो डेली रूटीन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत एक्टिव भी हैं, अमूमन तो वो एक्टिव ही होंगे, लेकिन एक्टिव नहीं का मतलब कि एक डायरेक्टर जो है फॉर एग्जांपल, या सीईओ ऑफ द कंपनी जो है, वो एक डायरेक्ट स्टेक होल्डर तो है, लेकिन वो शायद इतना एक्टिव नहीं है कि उन्होंने एक दफा बोर्ड मीटिंग में आए और उसके बाद, या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अगर बात करें आगे हम करेंगे, वो बोर्ड मीटिंग्स में उनके बाद उनको पता भी नहीं है, ठीक है, वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है क्योंकि उनके डिसीजंस जो है वो आपकी रूटीन एक्टिविटीज के से रिलेटेड हमको गवर्न करते हैं, बट दे आर नॉट एक्टिव। वो डायरेक्टर्स खासतौर पे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, वो एक दफा आगे पार्टिसिपेट करके उसके बाद चले गए, सो गए, ठीक है, साल बाद फिर मीटिंग होगी, उनको फिर बुला लिया जाएगा। ये वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कि साल में बस मीटिंग में ही आते हैं, इनका काम नहीं होता कोई भी। आगे हम पढ़ेंगे इसी इंशाल्लाह सब्जेक्ट के अंदर ही कि क्या होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। बट स्टिल आप अभी तक आपको यही पता होना चाहिए कि कैसे भी डायरेक्टर्स होते हैं जो कि एक दफा आते हैं मीटिंग में, उसके बाद सो जाते हैं, वो इतने एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते। दो दे आर डायरेक्ट, their decisions affect the routine activities of the company, but
they are not actively participating in the organizational activity. ठीक है जी। अब ये कौन है जी एक्टिव की एग्जांपल? ऑब्वियसली आपके सामने लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट तो है या एम्प्लॉइज भी हैं। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ ऐसे जो इनडायरेक्ट हो लेकिन एक्टिव भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे छोटा कस्टमर, आप कोक पीते हैं जी फॉर एग्जांपल, अब आपको ये गर्ज नहीं कि कोक के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आपको उसका प्रोडक्ट अच्छा चाहिए। आप हुए क्या इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर, लेकिन आप इतने ऑब्सेस्ड हैं कोक के साथ कि आपको बेशक ये कोई गर्ज नहीं है कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आप एक्टिवली इस बात को परसू कर रहे हैं कि कोक अच्छी करो जी, कोक की क्वालिटी अच्छी करें, कोक की क्वालिटी अच्छी करें, जैसे भी करें, जैसे भी जो है वो एक्चुअली बताएगा कि आप इनडायरेक्ट हैं, क्योंकि यू आर नॉट इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी बट यू आर एक्टिवली पुशिंग द कंपनी। आप रोज कंपनी के बाहर जाके जी प्ले कार्ड उठा के घंटा खड़े हो जाते हैं कि कोक को बेहतर करो। फॉर एग्जाम्पल आप मैनेजमेंट से मिलने की कोशिश करते हैं और अखबारों में इंटरव्यू देते हैं, टीवी पे सोशल मीडिया पे छाए हैं आप, लेकिन यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, यू आर जस्ट concerned with the finished product of the company but actively concerned। आप उसको बार बार इस चीज को परसू करते हैं। अच्छा, इसी तरह पैसिव क्या होते हैं, जो कि कंपनी की पॉलिसीज में इतना या डिसीजन मेकिंग में इतना एक्टिवली अफेक्ट करना नहीं चाहते। ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल एक बड़ा शेयर होल्डर जिसको हम अमूमन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर भी कहते हैं, जो बड़े इदारे होते हैं वो जब कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक्स या दूसरी कंपनीज, अब वो हैं तो डायरेक्ट, ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो अफेक्ट करते हैं आपकी रूटीन एक्टिविटीज को, बट दे आर पैसिव। वो अमूमन बार बार कंपनी की पॉलिसीज को देखना भी इवन वो अक्सर नहीं पसंद करते, तो दे आर पैसिव। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर है जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, अमूमन तो वो इनडायरेक्ट भी है और पैसिव भी है जो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर होता है। लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया है कि वो अगर कंपनी के अंदर इन्वॉल्व है भी डिसीजन मेकिंग के अंदर, बट दे आर नॉट पैसिव, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इनफ। यहाँ पे ये बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी के अगेंस्ट एक क्लासिफिकेशन बनती है। यहाँ पे भी इंटरेस्ट जो है वो इतना ज्यादा पैसिव जो स्टेक होल्डर्स उनके अंदर इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं है जो कंपनी की पॉलिसीज में पार्टिसिपेट करें, उनको बनाए और उनकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें। जिस तरह आपके सामने एग्जांपल्स हैं, इंक्लूड मोस्ट शेयर होल्डर्स, वही जो मैंने आपको कहा था कि शेयर होल्डर्स अमूमन पैसिव होते हैं, उनको पता नहीं होता, वो चाहते भी नहीं है कंपनी के अंदर काम करना। गवर्नमेंट्स, लोकल कम्युनिटीज, वो आराम से बस साइड पे देख रहे होते हैं कंपनी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा जी, फिर वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी स्टेक होल्डर्स। अच्छा, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का मतलब है कि कोई जान के कर रहा है या खुद ब खुद हो रहा है, ठीक है। जिस तरह ये हाथ में हिला रहा हूँ ये मेरा वॉलंटरी एक्शन है, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा है ये इनवॉलंटरी एक्शन है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह स्टेक होल्डर्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो खुद से स्टेक होल्डर बनते हैं, उनको आपकी कंपनी के साथ एसोसिएट वो अपनी विल के साथ होते हैं, अपनी मर्जी से होते हैं। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉइज, भाई एम्प्लॉइज कहीं और भी तो काम कर सकते थे, उनके पास चॉइस थी, लेकिन वो आपकी कंपनी उन्होंने चूज की। बेशक वो कहते ना उनकी बदबख्ती आई हुई थी या जो भी था जी, कि वो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वो आपके साथ एसोसिएट होना चाह रहे थे या हो गए, उन बेचारों की नौकरी नहीं मिली। सो दीज आर द ये एक एग्जांपल है वॉलंटरी स्टेक होल्डर की। इसी तरह कस्टमर, आपके पास चॉइस है कि आप फला जगह से खाना खा लें या फला जगह से खा लें, लेकिन आप कहते नहीं यार आज फला चीज खाने का दिल कर रहा है, चलो जी आज फला जगह चलने हैं, तो ये आप अपनी मर्जी से गए, ठीक है, यू हैड द ऑप्शन। सप्लायर्स, उनके पास भी ऑप्शन है देने की कि हम दें माल या ना दें, शेयर होल्डर्स शेयर खरीदें ना खरीदें, ये सारे वॉलंटरी हैं। अच्छा, कुछ होते हैं इनवॉलंटरी, उन बेचारों का कोई वो ना चाहते हुए भी आपके एक स्टेक होल्डर बन जाते हैं। इन्वायरमेंट, अब आबो हवा को बेचारी को ना पता था ना उसको शौक था कि वो आपका स्टेक होल्डर बने, लेकिन आपकी फैक्ट्री लग गई, कंपनी बन गई, अब एनवायरनमेंट जो है वो आपकी एक स्टेक होल्डर बन गई, वो देख रही है कि आप कितनी पोल्यूशन कर रहे हैं, एमिशंस कर रहे हैं, एक्सेट्रा। बट ये उन्होंने
जान के नहीं किया, बेचारी बस एमी बन गई आपकी स्टेक होल्डर्स, ठीक है, जान के वो इन्वायरमेंट नहीं बनी। इसी तरह लोकल कम्युनिटी जहाँ पे आपने फैक्ट्री लगाई है, अब उनका तो कोई कसूर नहीं था कि आपने फैक्ट्री यहाँ पे लगा ली, अब लगा ली है तो जी आप उनके वो आपके स्टेक होल्डर्स बन चुके हैं। कंपेटिटर्स, हाँ ये देखिए अच्छा हुआ ना, ये एग्जांपल आगे सामने, कंपेटिटर्स भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं भाई, ठीक है। और कंपेटिटर्स, फ्यूचर जनरेशन, इन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं कि आप कि वो आपके स्टेक होल्डर जान के नहीं बने, बस आप आ गए इस दुनिया के अंदर और आपने कंपनी बना दी, तो अब आप इन लोगों के स्टेक होल्डर, ये लोग आपके स्टेक होल्डर्स बन गए। सिमिलरली लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स, अच्छा जी ये तीनों मैं जल्दी से बता देता हूँ, ये तीनों तकरीबन मिलते जुलते हैं काफी। लेजिटिमेट वो स्टेक होल्डर्स हैं, अब देखें वो एक कहावत है ना कि हमने जी फार्ची का ठेका नहीं लिया हुआ, ठीक है, कोई कुछ कहता रहे हमें क्या, ठीक है। अब जिस तरह आपका कोई रिश्तेदार आके कहे जी कि ये बच्चा जो है इसको ये करना चाहिए, दूर का रिश्तेदार या कोई दूर का दोस्त इस बच्चे से ये करवाए वो करवाए, तो आपको होता है भाई ये कौन होता है, ठीक है, वो एक हम पंजाबी की कहावत भी इस्तेमाल करते हो, मैं नहीं करूंगा, लेकिन भाई तू कौन है, मतलब तुझे क्या मैं करूँ ना करूँ, ये करूँ वो, आके आपके अब्बू के कान भर देते हैं, आपके अब्बू फिर आप पे चढ़ाई कर देते हैं कि जी ये क्या वो सही कह रहा है। तो ऐसे लोग, अब आप उन अंकल को जिन्होंने आके आपके अब्बू के से बात की, आप उनको मान नहीं रहे हैं कि ये मेरे कोई जानने वाले हैं स्टेक होल्डर, मुझे क्या भाई, मैं जो मर्जी करूं, इन्हें क्या, मैं इनकी बात क्यों सुनूं। तो कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि क्लेम कर रहे होते हैं, लेकिन आप उनको मानते नहीं है, ठीक है, क्या भाई ये हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। जिस तरह टेररिस्ट हैं जी, मिसाल के तौर पे, अब एक टेररिस्ट कहे कि जी वो फलां बंदा जो है वो बड़ा अच्छा है, या फलां बंदे से हमें बड़ी उम्मीदें हैं, या फलां मुल्क से हमें बड़ी उम्मीदें हैं, भाई ना वो बंदा मान रहा ना वो मुल्क मान रहा, वो है भी बदोबदी के बीच में मेहमान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हैं, उनका कोई क्लेम मान नहीं रहा, दे आर इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट मतलब कि आप उनको मान नहीं रहे हैं, वो बेशक अपने आप को स्टेक होल्डर समझ रहे हैं, बट हर किसी का ठेका आपने नहीं लिया हुआ, और आप कहते हैं जी कि हम फला लोगों को मान ही नहीं रहे हैं कि हमारे स्टेक होल्डर, इसीलिए हम उनके बारे में कुछ डिसीजन करते वक्त सोचते नहीं है, क्योंकि वी डोंट कंसिडर देम टू बी आवर स्टेक होल्डर्स। So this is the debate between legitimate and illegitimate stakeholder। और इसी तरह जी एक होते हैं recognize और unrecognized, जिनको आप मान लेते हैं उनको आप recognize कर लेते हैं, ये है हमारे स्टेक, और उनको फिर डिसीजन के अंदर भी recognize करते हैं। recognition का यहाँ मतलब है कि अपनी पॉलिसीज और डिसीजन मेकिंग के अंदर आप उनके बारे में कोई ना कोई बात रखते हैं, सोचते हैं। और इसी तरह जिनको आपने लेजिटिमेट नहीं माना, वो आपके इलेजिटिमेट या अनरिकॉग्नाइज्ड माना ही नहीं आपको, ठीक है। तो तकरीबन एक ही चीज है ये दोनों, तो उनको आपने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि हाँ ये हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। क्यों? क्योंकि यू कंसिडर दैट द क्लेम इज इलेजिटिमेट एंड यू रिकॉग्नाइज समवन बिकॉज देयर क्लेम इज लेजिटिमेट। फाइनली, नोन एंड अननोन स्टेक होल्डर्स, बहुत आसान है, नाम से पता चल रहा है बेटा, कई लोग लेजिटिमेट होते हैं आपके स्टेक होल्डर, ठीक है, और आप उन्हें रिकॉग्नाइज भी कर रहे होते हैं, पहली बात है रिकॉग्नाइज तो नहीं कर सकते अगर आपको पता नहीं, लेकिन बट स्टिल एक जनरल सेंस में आप उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन आपको इंडिविजुअली नहीं पता कि कौन है आपका स्टेक होल्डर या कौन नहीं। मिसाल के तौर पे आपका शेयर होल्डर भी हो सकता है, एक शेयर होल्डर आपका लेजिटिमेट स्टेक होल्डर है एंड यू रिकॉग्नाइज ऑल शेयर होल्डर्स एज इन अ जनरल सेंस कि हाँ जी हैं सारे शेयर होल्डर, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यूसुफ साहब, ठीक है, या जैद साहब या बकर साहब जो है ये हमारे शेयर होल्डर है, आपको नहीं पता। तो कल को वो यूसुफ साहब आते हैं आपके पास, कहते हैं जी मैं आपका स्टेक होल्डर हूँ, आप कहेंगे सॉरी सर, ठीक है लेजिटिमेट भी है रिकॉग्नाइज, लेकिन हम आपको जानते नहीं, ठीक है। तो इनके बारे में आप जर्नल सेंस में बातें कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, इंडिविजुअल सेंस में, ठीक है। आप जर्नली शेयर होल्डर्स के बारे में अच्छा सोचें, जर्नली कस्टमर्स के बारे में अच्छा सोचें। अब एक कस्टमर उठ के गए और वो कहे जी कि रेस्टोरेंट में आके कहे कि आपके ये जो चीज है इसमें आप नमक थोड़ा ज्यादा कर लें,
अब बाकी सारे एज अ होल कस्टमर जो हैं वो, उनको आपका नमक ठीक लगता है जी, टेस्ट ठीक लगता है, बट समवन सेज कि हम आप जी ये कर लें, आपको ये नमक तेज करना चाहिए। पहले तो आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, लेजिटिमेट भी है, लेकिन आप उसको जानते नहीं कि यार फलां बंदा ये कौन है जी, ये एक आया था बंदा, पता नहीं कौन आया था, उसने एक दफा कमेंट बॉक्स में लिख दिया कि जी ये करें, तो आप उसके बारे में इंडिविजुअली ना कुछ करें, लेकिन एक जनरल उसकी क्लास के बारे में तो ऑब्वियसली यू आर डूइंग समथिंग एंड यू हैव टू डू समथिंग इन योर डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर, और आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स पढ़ा, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम इनकी एग्जांपल्स के साथ एक केस स्टडी पढ़ेंगे, मेंडलोस मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जहाँ पे हम क्लासिफाई करेंगे या रिकॉग्नाइज करेंगे स्टेक होल्डर्स को ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलोस मैट्रिक्स। तो आज के लिए इतना ही काफी है जी, और ये आप लोगों ने अगेन आई रिमाइंड यू यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन योर अटेंडेंस, और उसके बाद आप लोगों ने कोई सवाल अगर करना हो तो यू हैव ऑल द सोशल मीडिया इंटरनेट मीडियम्स अवेलेबल, आप वहां पे मेरे से सवाल कर सकते हैं, और जब नेक्स्ट क्लास होगी आप उसके लिए भी सवाल को बचा सकते हैं। चले जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एवरीवन।